नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मनोरमा। रात 9 बजे के प्राइम शो में हम हाजिर हैं समसामयिक मसले पर चर्चा के साथ। आज हम लोग बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जो आज से शुरू हो रही है। तो इस यात्रा के क्या मायने हैं, क्या गुल खिलाएगी ये यात्रा। 20 दिन की 20 सितंबर को यात्रा खत्म हो रही है। और क्या तेजस्वी एकला चलो के उस पर धुन पर चल रहे हैं, और सिर्फ एसआईआर या वोट चोरी ही इस यात्रा का मकसद है, या रोजगार, अपराध, बाकी अन्य मुद्दों पर भी फोकस करेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी सीटों को लेकर के जो है एक अलग तरह की सरगर्मी आज खबरों में है। तो हम इन दोनों पर मिलाकर बात करेंगे। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से शुरू हुई है और 20 सितंबर को खत्म होगी। इस यात्रा के दौरान वे जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, उजियारपुर यानी कुल 11 जिलों का दौरा करेंगे। समापन वैशाली में होगा। यात्रा के दौरान वो विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद करेंगे, इन जिलों के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा सभा क्षेत्रों में। और साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और जितने भी संगठन के प्रभारी हैं उन सब के साथ भी संवाद करेंगे। वो भी इनके साथ यात्रा में शामिल होंगे। ये तो ऊपरी तौर पे तमाम बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि इस यात्रा का मकसद क्या है। पहला मकसद तो यही बताया जा रहा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो जिले छूट गए थे उन जिलों में तेजस्वी यादव जाएंगे, वोट चोरी के मसले पर जनता को जागरूक करेंगे और साथ में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में भी बात करेंगे। साथ में बेरोजगारी, महंगाई और जैसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। गठबंधन की सरकार अगर आती है तो वो क्या क्या करेंगे, उनके अपने जो है चुनावी घोषणा पत्र में क्या होगा, उन सब पर भी वो जनता के साथ संवाद करेंगे, बात करेंगे। तो ये है। लेकिन इन सबसे अलग जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या है। क्या तेजस्वी यादव की यात्रा महागठबंधन की दावेदारी को मजबूत करेगी, या एक ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से वो डर गए हैं, इसलिए वो कांग्रेस से अलग अपनी ताकत भी साबित करना चाहते हैं। क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो है मीडिया के खास जो है खेमे में राहुल गांधी के मतलब उन पर ये लगाया गया कि वो राहुल गांधी के अनुयायी के तौर पर बिहार में चल रहे हैं या उनके पीछे पीछे हैं। तो क्या इस यात्रा के मार्फत वो एक जवाब भी देना चाहते हैं कि बिहार को लीड वही कर रहे हैं, यानी कि मतलब असली बात यह है कि उनकी यात्रा का असली मकसद या रणनीति क्या है, इस पर बात करेंगे। और इधर कांग्रेस का जैसा कि कहा कि इन्होंने राष्ट्रीय एक चुनाव में जो सीट के बंटवारे हैं उसको लेकर के एक 39 सदस्यीय चुनाव समिति गठित गठित कर दी है। और इस समिति में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, डॉक्टर शकील अहमद खान, डॉक्टर मदन मोहन झा और इस तरह के कई सारे बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। और साथ में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इन सब, ये भी मतलब इनका भी इसमें होगा। तो ये है। और ये समिति तय करेगी कि किनको चुनाव में टिकट मिलेगा अपने उम्मीदवारों को लेकर के, या बाकी और जो भी चुनाव में सीटों को लेकर जो इनकी रणनीति होगी उसको लेकर के संभवतः ये समिति गठित की गई। तो हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। कांग्रेस के लिए जो है इस समिति के गठन का क्या मतलब होगा, किस तरह से सीटों पर फोकस करेंगे, क्या वो भी एक दबाव जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। तो हम अपने मेहमानों को जोड़ते हैं और इन सारे मसलों पर, उनके सभी पक्षों पर बात करेंगे। जी, हमारे साथ संजीव चंदन जुड़े हैं, स्त्रीकाल के संपादक और राजनीतिक विश्लेषक, टिप्पणीकार। हमारे साथ सीमा जुड़ी हैं, सीमा राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक। और साथ में हमारे प्रोफेसर फिरोज मंसूरी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की पहली टिप्पणी संजीव जी आपसे लेते हैं। इस यात्रा को आप किस तरह से देख रहे हैं, तेजस्वी की यात्रा को? क्या ये एकला चलो का है या महागठबंधन को मजबूत करेगी तेजस्वी की यात्रा? उन जिलों को फोकस क्योंकि कर रही है जहां जो जिले वोटर अधिकार यात्रा में छूट गए थे। जी मनोरमा, धन्यवाद।
जो एक कुछ दिन पहले हम लोग बात कर रहे थे, सुनील शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट था, और चूंकि मैं बाहर था तो मैं कुछ कहना चाहता था, क्योंकि वो एक परसेप्शन है जो वो रख रहे थे। वहीं से हम शुरू होते हैं, और वो ये कि सभी दल जो बिहार में हैं, वो विपक्ष के या सत्ता पक्ष वाले भी, यदि स्वयं मजबूत होंगे तो एक दूसरे को मजबूत करेंगे। ये एक विश्लेषण है, और ये सही बात है। सभी दल यदि स्वयं मजबूत रहेंगे तभी तो एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पेस जो है वो एक दूसरे का टकराता भी है। आप कॉमन स्पेस पे हैं तो कॉमन चीजें टकराएंगी। आपका इलेक्टोरल फ्रेंचाइज टकराएगा। जैसे मान लिया मुसलमान एक किसी का इलेक्टोरल फ्रेंचाइज है या इलेक्टोरल स्पेस है, तो वो टकराएगा, कुछ स्वाभाविक है। जिनका हिंदू वाला है वो हिंदू वाला टकराएगा, यदि आप हिंदुत्व वाले सब एक साथ हैं तो ये होता है पक्ष विपक्ष और दोनों जगह। वैसे में तेजस्वी यादव यदि निकले और जो हुआ, कांग्रेस का जो राहुल जी की जो यात्रा थी उसने निश्चित तौर पे बिहार में बड़ा अच्छा वातावरण विपक्ष के लिए बनाया। मुद्दा बना, कार्यकर्ता चार्ज अप हैं, कार्यकर्ताओं ने वोट चोर और गद्दी छोड़ का नारा एक बार फिर से लोगों की जुबान पर है। तो ये सब एक बड़ी पॉजिटिव बात उसमें थी। लेकिन उसकी नकारात्मक बात ये थी कि सारे मुद्दे जो तेजस्वी यादव, जो हम सब भी, आप सारे नेशनल चैनल, हम सब याद होगा मनोरमा 2-3 महीना पहले जो तेजस्वी के जरिए जो सवाल उठ रहे थे या दूसरे लोग, अपराध, रोजगार, और वो दब गए थे। राहुल जी के सारे भाषण और उसमें ज्यादातर फोकस खासकर राहुल जी का, और वो पूरा प्रोग्राम ही वोट चोरी को लेकर के था। वैसे में तेजस्वी यादव के लिए ये बेहद जरूरी यात्रा है, और उसका आगाज उन्होंने जहानाबाद में कर भी दिया है। क्योंकि जहानाबाद में जब वो बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात करते हैं, तो मान लिया 1 मिनट के लिए घुसपैठिए हैं भी, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मुद्दा मत भटकाइए, वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अपराध की बात करिए, रोजगार की बात करिए, कुशासन की बात करिए, जो आप सुशासन के नाम पर ये जो बात कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है तेजस्वी के फेवर में, ये जो महागठबंधन के भी फेवर में जाएगा। आरजेडी मजबूत होगी तभी दूसरे दल मजबूत होंगे। यहाँ ये वक्त नहीं है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत कर दिया जाए, या ये वक्त नहीं है कि कोई और दल अपने को मजबूत करने की कोशिश करे, क्योंकि उसका नुकसान होता है। ठीक चुनाव के वक्त यदि आप अपने आप को मजबूत करने लगते। कल हम लोग सुबह और बात करेंगे डिटेल, आज बड़ा अच्छा इंडियन एक्सप्रेस में आया है, इसी प्रसंग में बात करेंगे। जो ये लोग आपस में टकरा रहे हैं कमजोर सीट और मजबूत सीट के नाम पर, एक संघर्ष चल रहा है। तो कमजोर सीट और मजबूत सीटों का बड़ा अच्छा विश्लेषण आया है, आज एक्सप्रेस में भी है, 2-4 दिन पहले दैनिक भास्कर ने भी किया था। हम उन विश्लेषणों का भी विश्लेषण करेंगे कल मनोरमा सुबह 11:30 बजे वाले प्रोग्राम में। लेकिन ये जरूर है कि ये एक अच्छी बात है कि तेजस्वी निकले हैं, मुद्दे फिर से वापस आएंगे। और जो मामला मुख्यमंत्री को लेकर के है कि मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री चेहरा होने के से कैंपेन में जान आता है, और ये तुलना नहीं हो सकता एनडीए के साथ। हम लोग कहते भी हैं यदि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया जा रहा है नीतीश कुमार को, तो हम लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये लागू फिर तेजस्वी यादव पर भी हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ एडवांटेज ये है कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ना भी किया जाएगा तब भी मुख्यमंत्री चेहरा कहलाएंगे फिलहाल, जब तक वो हटाए ना जाए। लेकिन तेजस्वी के साथ वो एडवांटेज नहीं है। इसलिए देखिए सारे दांव पेच उस यात्रा में हुए, अंत में तेजस्वी को निकलना पड़ा। आज वो देखिए उनकी यात्रा में जो मुजफ्फरपुर वाली है और यहाँ भी है, बड़े नेता को शामिल नहीं होने जा रहे, उनका अपना प्रोग्राम होने जा रहा है। अपनी ताकत जब तक वो नहीं बनाएंगे तब तक मुश्किल होगी। तो इसलिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, राजद के लिए भी, महागठबंधन के लिए भी। आने वाले दिनों में टेबल टॉक में जो विपक्ष की केंद्रीय धुरी जिस पार्टी को होना चाहिए उसके हित में। मनोरमा जी, सीमा जी के पास आते। सीमा जी, आप इस यात्रा को किस तरह से देख रही हैं? क्या इसको मतलब दोनों के जो ट्यूनिंग है उसमें एक उसकी तरह से असहजता के तौर पर देखा जाए, या फिर मतलब ये जो है एक तरह से मतलब
तेजस्वी यादव अपनी जो अपना स्टेक है उसको मजबूत कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो 11 जिले नहीं कवर हुए थे वहां पर, क्योंकि पहला फोकस तो उनका एसआईआर ही है, इसके अलावा तमाम मसले जो है उस पर भी वो बात करेंगे। साथ में महागठबंधन के जो भी उनके प्रोग्राम है, कार्यक्रम, या सत्ता में आने के बाद जो उनकी प्राथमिकता है उनके बारे में भी वो जनता से संवाद करेंगे। इसमें इसका असहजता जैसी हाँ, इसका असर किस तरह से आप देख रही हैं? कोई भी चुनाव महीने भर के अंदर चुनाव होने वाले हैं और इसमें असहजता क्या है। राजद सबसे बड़ी पार्टी थी पिछले चुनाव में और कुछ समय के लिए 17 महीनों के लिए सरकार के साथ भी थी। तो और उसके उप मुख्यमंत्री थे उस समय जब सरकार के साथ थी। तो ये बहुत सहज सी बात है, इसमें असहजता जैसी कोई बात नहीं है। बात ये हो रही है कि 11 जिले जो छूट गए थे वोट अधिकार यात्रा में, उन सारे जिलों को कवर करेंगे वो अगले 5 दिनों में। ये बहुत अच्छी बात है। जब आप राजद के प्रवक्ताओं को जब टीवी चैनल्स पे बैन किया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये सबसे अच्छा माध्यम है कि जन यात्राओं के दौरान आप अपने मतदाताओं से मिले, जनता से मिले, एकदम डायरेक्टली उनसे बातचीत की जाए कि प्रॉब्लम्स क्या है। और सर जो वोट चोरी का भी जो इतना बड़ा कैंपेन चला था, जो जिले छूट गए थे, बिल्कुल उनसे बात करना, उनके बीच जाना बहुत जरूरी था। और एक जो चुनाव लड़ने वाला नेता, एक राजनीतिक पार्टी के नेता के रूप में जो तेजस्वी को करना चाहिए वो वही कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है वही। और ये सिर्फ तेजस्वी क्या, जितने बहुत सारी पार्टियां बिहार में अभी हैं, बहुत सारे चुनाव के दौरान बहुत सारी पार्टियां उगाती हैं फिर चली जाती है, तो हर कोई यही कर रहा है। तो इसमें मतलब ये सवाल कहाँ से आता है कि इसमें असहजता है या गठबंधन क्या राहुल गांधी अपने कैंपेन नहीं कर रहे हैं क्या? तो उन्होंने क्या मीटिंग करना, बात करना, या जो भी कांग्रेस के नेता हैं, बिहार कांग्रेस के नेता, वो भी मतदाताओं से मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं। तो तेजस्वी भी वही कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य मुद्दे भी आज जो ट्वीट किया उसमें बताया है कि कारखाने लगने की बात की है। 20 साल तक डबल इंजन की सरकार थी, कितने कारखाने लगे, कितने जॉब्स क्रिएट हुए। तो ये सारी बातें जनता के बीच लेके जाने वाले हैं, बात करने वाले हैं, मुद्दे बताने वाले हैं और उस पर वोट मांगने वाले हैं कि वो क्या कर पाए। जब सरकार उनकी आएगी तो वो क्या करेंगे। तो ये बहुत सहज सी प्रक्रिया है। चुनाव जब सर पे हो या उसके बिना भी, जब आप जनता के बीच जाके बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो मैं इसको बहुत अच्छे ये के रूप में देख रही हूँ। और ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि चुनाव के दौरान आप जनसंपर्क यात्राएं करें। इनफैक्ट गठबंधन मजबूत, अगर तेजस्वी बात करेंगे तो गठबंधन के फायदे के लिए ही होगा। कोई ऐसा अलग से तो नहीं अपने लिए सिर्फ बोलने बात करने वाले हैं। अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, हो सकता है उसमें से बहुत सारे जन ये जा रहे हैं ये जिलों में, हो सकता है वो महागठबंधन के दूसरे घटकों को मिले। तो ये सिर्फ ना सिर्फ पूरे महागठबंधन के लिए और बल्कि तेजस्वी के लिए भी या राजद के लिए भी बहुत अच्छी शुरुआत है, कोशिश है। जी ठीक है। नेटवर्क का इश्यू है आज भी कुछ। बारिश तो यहाँ भी हो रही है, लेकिन मेरे नेटवर्क का इश्यू नहीं, शायद आज मेरी नहीं है। तरफ से भी है। तो फिरोज मंसूरी जी के पास आते हैं। ये भी देखिए, कहा जा रहा है कि जिन 11 जिलों की यात्रा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसका जो उसको लेकर के भी एक समीकरण जो है वो सामने आ रहा है। वो ये कि उसमें कुल 66 विधानसभा सीट है और इस इलाके में एनडीए और महागठबंधन के बीच 50-50 की लड़ाई थी। तो आप किस तरह से इस यात्रा को देख रहे हैं? एनडीए की क्या संभावनाएं यहाँ पर है, और जो है तेजस्वी यादव की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा? इन 50-50 सीटों की जो है वो दोनों की है यहाँ दावेदारी। मनोरमा, मैं हमेशा यात्रा के पक्ष में रहा हूं। जब भी किसी भी यात्रा, चाहे एनडीए की यात्रा हो या यूपीए की यात्रा हो, इंडिया गठबंधन की यात्रा हो,
यात्रा हमेशा फायदे का ही होता है। तो तेजस्वी की यात्रा बिल्कुल सही होगी, सही समय पर है और उनको यात्रा करनी भी चाहिए। लेकिन आप देखिएगा कि जिस क्षेत्र में वो यात्रा कर रहे हैं, जिधर से भी उनका रूट बना है, आप वहां देखिए कि मैक्सिमम सीट पर हाँ, एनडीए का पहले से जीता हुआ सीटिंग सीट है। अगर वो सहरसा आ रहे हैं, 18 को मधेपुरा आ रहे हैं, तो आप देखिए कि मधेपुरा के पूरे समीकरण में एक मधेपुरा जिला में चौपाल जी और चंद्रशेखर जी 2 सीट पर जो है विधायक हैं। बाकी सभी सीट पर लगभग जदयू जीता हुआ है। सहरसा में भी आप आ जाइए तो 2 सीट मुश्किल से उनके पास है। बाकी सभी सीट पर जो है, एक सीट कहिए कैसर साहब का, एक सीट। तो बाकी और सब सीट पे एनडीए जीता हुआ है। सुपौल में आप चले जाइए, सुपौल में एक भी सीट देखिए फिरोज जी, सीमांचल में भी तो दोनों का बराबर बराबर मामला है ना, दोनों नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं मनोरमा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यात्रा बिल्कुल सही है। सुपौल में आप चले जाइए, सुपौल में एक भी सीट नहीं है आरजेडी का। तो यात्राएं होंगी तो फायदा होगा, क्योंकि पिछले बार पूरी यात्रा का क्रेडिट जो है राहुल गांधी लेके चले गए और लोगों को दिखा भी पूरी तरह से वो कामयाब यात्रा रहा। लेकिन इस बार जब वो इंडिविजुअल आ रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं और घूमेंगे, तो उनका उसको फायदा होगा। अब बाकी जनता पर निर्भर है कि उनको किस तरह से लेते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुद्दे पर आधारित यात्रा है। रोजगार का सवाल है, पलायन का सवाल है, ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं और राजनीतिक दलों को ये सब सवाल को लेके करना ही चाहिए। बल्कि आप देखिए कि सीमांचल में जिस तरह से पूर्णिया आए माननीय प्रधानमंत्री जी और जिस तरह से घुसपैठिये का सवाल उठाए, तो आप जान लीजिए कि घुसपैठिये के सवाल पर संजीव जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि घुसपैठिये के सवाल पर खुद सेल्फ गोल कर रहे हैं वो। क्योंकि भाई टोटल का टोटल होम मिनिस्ट्री के पास है, टोटल का टोटल उनके अपने अधिक मंत्रालय के पास है। डेटा आ गया है कि पूरा 2400 से 1300 का घुसपैठिया है और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठिया 120 140 का एसएसबी के लोगों ने जो बजाप्ते अधिकारी को बयान उन्होंने दिया है, उसमें दिख रहा है। तो जिस तरह से पूर्णिया, किशनगंज को टारगेट किया जा रहा है घुसपैठिये के सवाल पे, वहां पर सेल्फ गोल डाल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार खुद फंस गई है। क्योंकि भाई जिसको देखना है वही सवाल उठा रहे हैं। 20 साल में सरकार बिहार में एनडीए की है और केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है, उसके बाद भी वही रोना रो रहे हैं। तो एक तरह से बिहार की जनता बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही गंभीर नजर रखे हुआ है। लेकिन एक अच्छी चीज है, तेजस्वी यादव ने बजाप्ते जो मुद्दा उठाया, जो बताया और जो मुद्दा वो उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जनता का सवाल है। बिल्कुल मनोरमा। तो लेकिन अभी ये भी है कि जो हाँ, मैं विनय को कॉल लगा रही थी आप आगे विनय मैं अभी विनय के लिए ही फोन उठाई थी कॉल लगाने के लिए। आपका स्वागत है विनय, हमारे स्त्रीकाल के साथी संपादकों में से एक वरिष्ठ पत्रकार विनय ने हमें ज्वाइन कर लिया। एक और चीज है कि अभी कई तरह के, देखिए आज ही भागलपुर को कितनी योजनाएं मिली है, कितने कितने करोड़ रुपए का, तो मतलब मैं भूल गई। उधर है पूर्णिया में एयरपोर्ट है। अब एक नया नीतीश कुमार ने शुरू किया है कि उनका इंटरेस्ट खत्म कर दे रहे स्टूडेंट्स का, और कुछ 12-13 सब्जेक्ट या 14 सब्जेक्ट है जिसपे कोर्स करने पर छात्रों का क्रेडिट कार्ड जो है, स्टूडेंट्स का क्रेडिट कार्ड अब जारी कर रहे हैं और उसका इंटरेस्ट रेट शायद खत्म कर देंगे या बहुत कम, एक मतलब न्यूनतम होगा। तो ये तमाम चीजें भी है। तो मतलब ये सब किस तरह से मतलब असर पड़ेगा इसका बिहार में? नीतीश कुमार स्पेशली, नीतीश कुमार किसी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से डिकोड किया जा सकता है? आप देखिए, ना वो हमलावर हो रहे हैं, ना वाचाल हो रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो लगातार योजनाएं जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। तो ये भी ये एक मजबूत काट की तरह से आप इसको देख रहे हैं और प्रतिस्पर्धा जो है वो मतलब कि बहुत कड़ी होने जा रही है। फिरोज जी, मैंने आपको इसी को ऐड करने को कहा, मतलब अपने मतलब हाँ, ये सवाल विनय जी से है, मुझसे है? हाँ, आप ही के लिए था कि मतलब एनडीए जो है वो भी लगातार, उसमें खास तौर पर मैं नीतीश कुमार की बात कर रही हूँ कि वो जी जी हमलावर नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो हमलावर नहीं हो रहे हैं, नहीं, लगातार ये वो, हाँ, जी जी
ये एक रणनीति के तहत है। और आप देखिएगा कि डेली हर दिन एक बड़ा फैसला ले रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है हाँ जिस दिन को कोई बड़ा फैसला है। आज देखिए क्रेडिट कार्ड को लेके चले आए, क्रेडिट कार्ड पर जो था कि ब्याज लगेगा, अब वो नहीं लगेगा। मतलब ईच एंड एवरी डे बड़ा काम वो कर रहे हैं। जो भी एलिगेशन माननीय नीतीश कुमार जी पे लग रहा हो, जिस तरह का भी लग रहा हो, या प्रतिपक्ष के नेता जिस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि डेली ईच एंड एवरी डे जनता के सवालों को लेके, कभी महिलाओं के सवालों को लेके, कभी छात्र के सवाल को लेके उनका हल करते हुए चले आ रहे हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जो तमाम तरह के लोग हैं, उनके लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, मैं तमाम तरह के एक प्रशंसा के तौर पे और लगातार एक होने के बावजूद भी मैं इस बात को गंभीरता से सवाल उठाता हूं कि मैं राज्य के धन का इस तरह से दुरुपयोग नहीं चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप जो है पूरी तरह से 125 यूनिट बिजली आपने फ्री कर दी। भाई आप फ्री करते तो गरीबी रेखा से जो नीचे था परिवार उनको कर देते, लेकिन आपने सबको कर दिया। तो ये जो राज्य की जो रेवड़ी की तरह जो धन का जो मामला बनता है ना, वो सबको देने का, ये अच्छी परंपरा नहीं है। और खास तौर पे नीतीश कुमार जी जैसे एक गंभीर राजनेताओं से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से राज्य के पूरे धन को इस लेवल पर जाके दुरुपयोग की बात होगी और कर देंगे। ठीक है, छात्रों के सवाल पर आप हल कर रहे हैं, बहुत अच्छा फैसला है, स्वागत है। आपने कहा कि 100 रुपया लगेंगे और फ्री लगेंगे, फॉर्म भरने में लगे, चलिए स्वागत है, ये सब स्वागत है। लेकिन 125 यूनिट बिजली को फ्री कर देना, सबके लिए फ्री कर देना, ये बिल्कुल सही निर्णय राज्य हित में नहीं था। और बाकी दिनों में जिस तरह से 400 को 1100 कर देंगे, 1100 से 3000, तो ये सब अच्छा नहीं है। 10,000 वाला जो अभी योजना आ गया, हर जीविका दीदी के माध्यम से हर महिलाओं को 10,000 से सशक्त करते हैं। तो ये सब जो राज्य के धन का जो रेवड़ी की तरह बांटना हुआ ना, ये पूरी तरह से राज्य को कमजोर करेगा। और इस तरह के फैसले से आम जनता जो है, जो गंभीर लोग है बिहार की जनता, वो इसको पसंद नहीं करेगी। ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है, हम लोग इसको बिल्कुल सही दृष्टि से नहीं देखते हैं। राज्य को कमजोर कर रहा है ये फैसला। हाँ, लेकिन लोग जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, बहुत ही सोची समझे तरीके से, बहुत ही गंभीरता से वो हर दिन एक न एक फैसला ले रहे हैं। अब ये सवाल है कि फैसला किस तरह से ले रहे हैं, राजहित का फैसला है, चुनाव हित का फैसला है, या प्रेशर है, या पार्टी का प्रेशर है, या तेजस्वी जी जिस तरह से घूम रहे हैं उसका असर हो गया है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, मुझे लगता है कि नीतीश जी एक बहुत ही गंभीर राजनीति करने वाले लोग हैं और जवाब देते नहीं है, कभी भी जवाब नहीं देते हैं, पहले भी जवाब नहीं देते थे, काम से ही जवाब देते हैं। लेकिन इधर जो कुछ काम है वो काम थोड़ा सा हम लोग जैसे लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य लगता है कि स्टेट के पास उतना धन नहीं है, स्टेट के पास उतना योजना नहीं है, स्टेट के पास कोई प्लानिंग नहीं है, उसके बाद भी आप लगातार बांट रहे हैं। 40,000 करोड़ का प्रधानमंत्री जी पैकेज लेके चले आए। कहा कि जो पूर्णिया हवाई अड्डा जो है वो इतना जल्दी तैयार हो गया, लोगों को पता नहीं है कि 2014 से तैयार हो रहा था, 2014 से काम चल रहे थे और अभी भी वो तैयार नहीं हुआ है। अभी भी एक टेक्निकल कहते हैं कि जब तत्काल समय में 24 घंटे के अंदर कहीं से उड़ान भरना होता है, तो वो वाला टेक्निक लेके अभी तत्काल उसको उड़ान भरा गया है, वो परमानेंट जो है वो अभी चालू नहीं हुआ है। तो ये जो लगातार, अच्छा, टोटल रेलवे की योजनाएं, सब केंद्र की सब स्पेशल ट्रेन जो है किशनगंज, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया की तरफ ले आई है। ये भी अच्छी परंपरा नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव हो उसके तरफ पूरा रेल लेके चले जाएं, जिस राज्य में चुनाव हो उस राज्य में पूरा योजना लेके चले जाएं। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही परंपरा नहीं है कि आप चुनाव के समय में तमाम योजना लेके आते हैं और सब कुछ जनता को एक बार में चाहते हैं कि सबका जो है भला हो जाए। ये अच्छी बात नहीं। ये 5 साल क्या कर रहे थे, 5 साल किस लिए आपको दिया गया था, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? तो ये सब गंभीर सवाल है और राज्य की जनता बहुत ही गंभीरता से सब सवालों को देखेगी। मैं समझता हूं कि इस तरह की यात्रा बिल्कुल सही है। जी, तो एक तो प्रधानमंत्री जो है, अब आज मतलब ये भी है कि आज शुरू हुई है उनकी यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा, और इस यात्रा को बिहार की जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये भी खबर है, लोग जो हैं वो आ रहे तेजस्वी यादव को सुनने के लिए या उस यात्रा में शामिल होने के लिए। ये भी है। विनय, आप इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो पहले दिन से जो प्रतिक्रिया मिल रही है उसके, और प्रधानमंत्री को हम देख रहे हैं कि घुसपैठिया और ये सारे मसले बोल रहे हैं, तब जबकि
मतलब और इसका इल्जाम भी वो विपक्ष पे लगा रहे हैं, तब जबकि सरकार नीतीश कुमार की और उन लोगों की है, केंद्र में भी ये मसला वैसे भी मतलब केंद्र सरकार का है, उसके और राज्य में भी अगर होता है तो यहाँ पे राज्य सरकार भी उन्हीं की है। इसके बावजूद भी वो पूर्णिया में इसी तरह की बात कर रहे हैं, या सीमांचल में जाकर घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, और हम आएंगे तो फिर उनको निकाल बाहर करेंगे, हटा देंगे। इस तरह की क्या ये रेटोरिक जो है वो जनता जो है उसमें चलेगा इस तरह से जो है? धन्यवाद मनोरमा। ये जिसका कोई तर्क से लेना देना नहीं है। मनोरमा, आपने मुझे पुरानी वो एक लेख मस्तराम कपूर जी का एक लेख था, उसमें वो लिखते थे कि जब नेता कोई काम करना चाहता है तो उसको ईश्वर का भय बिल्कुल नहीं लगता है ना। तो उसी तरह नेता जब कोई बयान देता है तो उसका जो प्राइम टारगेट जो होता है वो चुनाव जीतना ही होता है, उसका तर्क से कोई खास लेना देना नहीं होता है। बाकी उसका कैरेक्टर का वो एक अलग बात होता है, लेकिन उसकी मूल जो नजर जो होती है वो चुनाव जीतने पे होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सारी पार्टियां जो है वो जब टिकट बांटने की बात होती है, सारे डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को टिकट सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि विनेबिलिटी नहीं है, ठीक है। या फिर किसी बाहुबली को जब टिकट देते तो भी यही बात कहते हैं कि जो है वो बाहुबली के खिलाफ हम क्या मतलब गांधीवादी को खड़ा कर दें, बाहुबली के खिलाफ हमको बाहुबली ही खड़ा करना हो। यहाँ वो सीमांचल में जब मोदी जी इस तरह की बात करते हैं तो वो बहुत चालाकी से जो है वो पोलराइजेशन करना, उनको पता है कि सीमांचल में इसका उनको नुकसान हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि सीमांचल में जो प्रतिक्रिया होगी वो बाकी जगहों में उनको जो है वो पोलराइजेशन में मदद करे। और जो नीतीश जी जिस तरह की योजनाएं कर रहे हैं उसमें निश्चित तौर पे जो दबाव जो तेजस्वी यादव के जो वोटर अधिकार यात्रा है उसका जो इम्पैक्ट है उसका दबाव साफ दिख रहा है। देखिए तेजस्वी यादव के पास क्या है देने के लिए, उनके पास में सिवाय वायदे और सपनों के कुछ नहीं है ना। एक फील गुड होप फैक्टर उनको देना है मतदाताओं को, जबकि इसके उलट नीतीश कुमार जी के पास में अभी प्रशासन है, उनके पास में देने के लिए है। और वो जो देने के लिए जो विरोध जी जो कह रहे थे कि सुलझे हुए नीतीश जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिसमें एक बिल्कुल जिसको मायोपिक विजन वाला लीडर जो सिर्फ चुनाव जीतने पे जाता है, वो बिजली फ्री कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि बाद में जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब फेलियर होती है तो उसका प्राइवेटाइजेशन होता है और अंत में जो है जनता को कितनी मार पड़ती है, या एयरपोर्ट खोल दिया जाता है और कैसे जो है जो सिविल एविएशन वाली कंपनियां जो है सरकार से ये बार्गेन करती है कि हम ये जो घाटे वाला जो रूट है इसको तभी लेंगे जब आप हमको एक फायदे वाला रूट देंगे। वो फायदे वाला रूट ले लेती है और उसके बाद इसको 1-2 महीना चलाने के बाद जो है उसको मोड़ करके रख देती है। आप बहुत सारे जो है आप एयरपोर्ट में देख लीजिएगा उड़ान योजना के दौरान जो ये चीजें हैं। और यहाँ पूर्णिया में भी जब तक ट्रैफिक नहीं होगा, जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, और उन्होंने तो साफ कहा ही कि कैसे जो है इमरजेंसी में 24 घंटे के अंदर जो उड़ान भरने वाली सेवा लोगों को दिखा देना है विजिबल की जो हमने ये कर दिया। अब वो ऑपरेशनल चुनाव हो जाएगा, लोगों को ये फील गुड हो जाएगा पूर्णिया में अब हम यहाँ से उड़ करके जा सकते हैं, वोट पड़ गया। उसके बाद तमाम टेक्निकल बातें जो है आपको पकड़ा दी जाएगी कि इसमें ये समस्या थी और ये कंपनियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखा, सरकार बहुत करती, जैसे जांच बिचा करके सरकार करती है। तेजस्वी यादव का दबाव तो निश्चित तौर पर है, जो उनकी जो सक्रियता है वो सक्रियता है, और जो युवाओं को लेकर देखिए जो काम करना चाहिए और कैसे चीजें स्लिप करती है। बिहार में इरमा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो आनंद में, उसी मॉडल पर बिहार में डीएमएस लाया गया है ना, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट DMI, लेकिन उसका अभी तक
ठीक से कैंपस नहीं बना, उसका प्रचार नहीं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो ये तय करेगा कि रूरल डेवलपमेंट का कैसा मॉडल बिहार में चाहिए, कैसे जो है स्टार्टअप आएगा, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, है ना। बिहार में जब पूरे देश में जो मॉडल है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बजाय जो सर्विस सेक्टर है, जबकि बिहार में संभावनाएं हैं सर्विस सेक्टर की, ठीक है ना, आप उसका कोई मॉडल नहीं कर रहे। विनय, एक और जब हमारी बिहार अधिकार यात्रा की बात करें तो मतलब खास तौर पर इस यात्रा की रणनीति और एकला चलो या ये सब जो है, ये भी एक देख रहे हैं कि तेजस्वी की इस यात्रा का असली मकसद क्या है। एक ये भी है कि कांग्रेस के द्वारा भी यात्राएं जो है वो मतलब और यात्राएं अभी होंगी, उसमें प्रियंका गांधी आ रही है 26 को बिहार, मतलब कि बिहार में। तो ये भी एक अलग अलग दोनों की जो यात्राएं वो मतलब, हालांकि देखिए अभी एक सर्वे भी आया है जो अखबारों में आज है चर्चा में, उसमें ये है कि बिहार में खास तौर पर जो 18 से लेकर के 30 के बीच के जो युवा हैं वो बिल्कुल बदलाव के पक्ष में है। 57% से ज्यादा उनका जो झुकाव है महागठबंधन की तरफ है, और 70% मुसलमान आरजेडी की तरफ में है, तेजस्वी यादव की तरफ में। तो आज जो है इस सर्वे में इसका खुलासा हुआ, तो ये भी एक तस्वीर और मतलब बदलाव की बात आने लगी है। आखिरी वक्त में तमाम चीजें होंगी ये है, लेकिन जो बड़े आंकड़े हैं वो इनके पक्ष में आ रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ में। हाँ, लेकिन उसमें ये चीजें कि अब जैसे एक होकर के नहीं, या मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होना, यात्राएं अलग होना, प्रियंका गांधी आ रही, एक मंदिर वाली यात्रा भी है, मंदिर जाने वाली यात्रा भी है। तो अगर इसमें आपको लग रहा है कि ये चीजें जो है वो बनते हुए खेल को थोड़ा सा जो है वो बिगाड़ देंगी, इस तरह की संभावना है, और ये रणनीतिक चूक होगी अगर अभी समय रहते इन सबको अगर एक मतलब क्या बोले, साझा और मतलब मिला जुला जो है वो उस तरह से ना दिखाया जाए तो। नहीं मनोरमा, ये बात हमको समझनी चाहिए कि जो कांग्रेस का ये के जो पतन का जो कारण रहा है वो ये रहा है कि उसके जितने घटक मतदाता रहे वो सब अलग अलग पार्टियों के पीछे चले गए, ठीक है ना। कांग्रेस का एक थोड़ा मतदाता जो है, जो वो सवर्ण मतदाता भी है, जो पहले था और बाद में वो भाजपा के पास चला गया। अब जब भाजपा के पास जो उस मतदाता की हैसियत भी वैसी ही हो गई, तो उसकी जो दुविधा है उसको इनकैश करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और ये जो आम तौर पे जो अलग अलग करने का ये है कि ये जो अलग इनका जो मतदाता वर्ग जो है, एक जो अलग वर्ग है, उसको ये पकड़ सके, उसको भी विकल्प दे पाए, है ना। तो दोनों मिल करके जो उन्होंने जो एक जिसको जनरेट किया माहौल को, उसके बाद ये कंसोलिडेशन का है, इकट्ठे में वो एक वायबल अल्टरनेटिव तो दे ही रहे, ठीक है ना। इसमें मुझे ये नहीं लगता है कि जो है बहुत इससे फर्क, क्योंकि मतदाता जब वोट देता है तो सिर्फ बड़ी बहस के हिसाब से सिर्फ नहीं देता, बल्कि वो वोट देते समय कई बार बहुत ही जो है स्वार्थी होता है कि उसकी निजी चीजें कितनी प्रभावित होती है और चीजें किस तरह से होती है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो है उन लोगों ने भी कुछ सर्वे किया होगा, आगे देखिए क्या होता है। हम जैसे जिस तरह से चीजें हमको अफेक्ट करती है कि जो है मंदिर जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, वही चीज जो है आम जो मतदाता जो रूरल सेटअप में है वो कैसे देखता है, वो एक अलग बात है ना। तो थोड़ा थोड़ा जो लोकल का भी वो प्रभाव है। मुझे ये लगता है कि ये आपने जो थोड़ा डिफरेंशियल जो है मतदाताओं समूह को, समर्थक मतदाता समूह उसको बांध के रखने की कोशिश है। बाकी जो व्याख्याएं जो है कि जो व्याख्याएं हैं वो तो सत्ताधारी दल की अपनी तरफ से कोशिश है ही कि भाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं है। वो इसलिए है कि जो ये मैसेज नहीं जाए कि महागठबंधन जो है एक बहुत वायबल अल्टरनेटिव दे रहा है, जो कि मुस्लिम मतदाता भी बहुत शिद्दत से चाह रहे हैं कि उनको एक वायबल अल्टरनेटिव मिले
नेशनल पॉलिटिक्स में भी और स्टेट पॉलिटिक्स में। जी वापस संजीव जी के पास आते हैं और दूसरे दौर में थोड़ा कांग्रेस के बारे में वो सीटों को लेकर के जो बात है उस पे आप जो ये 39 सदस्यीय समिति बनाई गई है और उसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया है और कांग्रेस ये भी कह रही कि जो पिछले बार का 70 सीट है उसमें सिर्फ 27 को वो मतलब विनिंग सीट मान रही है और बाकी मतलब 70 सीट चाहिए और उसमें 27 को सिर्फ विनिंग मान रही है और बाकी और के लिए जो है वो अलग तरह का एक वो भी मसला है। इसको इस मूव को किस तरह, क्या ये एक इंटरनल मसला है हर किसी का होता है या फिर मतलब कैसे इस पर क्या मतलब इसको किस तरह से समझा जाए? इसको डिटेल तो कल सुबह 11:30 बजे खोलेंगे मनो, और वो अच्छा। कहाँ कमजोरी है कांग्रेस की, ये जो 27 सीट है और क्या हाँ। खेल है और किस तरह का ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीमा जी कह रही थी उसमें एक चीज है कि जैसे राहुल गांधी यात्रा, देखिए यदि हम लोग एनडीए के तरफ के कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ भी बात करनी होगी ताकि हमारे जो दर्शक हैं रेगुलर वो सूचनाओं के साथ यदि समृद्ध रहते हैं तो उसके बाद फिर और चीजें होंगी और वो खुद प्रबुद्ध लोग हैं। तो अभी राहुल गांधी की यात्रा प्लान्ड थी, बड़ी आनंद फानन में राजद की यात्रा प्लान की गई है और राजद के भीतर सफोकेशन महसूस किया गया जो हुआ पिछली यात्रा में। तो राहुल की यात्रा के पहले तेजस्वी की यात्रा हो गई और राहुल की यात्रा उन्हीं जिलों में प्लान की जा रही थी जिन जिलों में पहले नहीं यात्रा हुई थी। तो ये है संकट है, क्योंकि होता ये है मनोरमा कि कांग्रेस मजबूत अपने को वही करने लगती है जहां दूसरे उसके घटक दल मजबूत हैं। एक धुरी बनाओ ना आप खुद उसको, आप अपने यहाँ तो कहते हो कौन है अखिलेश फखिलेश, अरे यार आपके बैतूल वाला जो इलाका है और वो सब इलाके में 1-2 सीटें 4 सीटें निकाली है कभी, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। संजीव जी ये भी तो था कि 2015 के चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 41 सीट पर चुनाव लड़ा था, 27 सीटों का जिक्र हो रहा है। खोलूंगा वो उसी की तो कथा सुबह खोलेंगे, अभी थोड़ी सी बात कर रहे हैं, आप जहां ला रही हैं तो अब सुबह फिर क्या बात करेंगे हम लोग, तो उसको रहने दीजिए, हमारे जो दर्शक अभी हैं। लेकिन वो 27 की कहानी बहुत पिक्चर क्लियर है और इससे यह दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस के अल्लाह यहाँ कर क्या रहे थे, पेड है वो, पेमेंट मिलता है उनको। मैं बहुत तलखी से कह रहा हूँ आप सिर्फ वातावरण बनाने में और उसमें लगे हुए थे। वो 27 सीट की कथा ही अल्लाह बरू के फेलियर की कथा है। आप दबाव बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये तेजस्वी की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है मनोरमा कि इन 10 जिलों में मंसूरी साहब 28 सीटें महागठबंधन की तरफ है, जिसमें 5 कांग्रेस के लिए हैं और उनकी तरफ 31 सीटें हैं एनडीए की तरफ, इंक्लूडिंग बीआईपी इधर आ जाइए तो और इधर 29 हो, तो पलड़ा बराबर का है वहां तेजस्वी का जाना। और जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि फिर से उन मुद्दों की ओर जाना जिन मुद्दों को लेकर के राजद काम कर रही थी। जिस तरह से सुशासन में जिस तरह से हमलावर लालू जी या पुराने उनके राज पे हुआ जाता था, उसका एक मॉडल खड़ा कर दिया था कि आपका ये है। लोग बात करने लगे थे कि क्या जंगल राज और ये क्या उसका नाम गुंडा राज आते, वो सब जो है बीच में वोट चोरी वाले, उसमें वोट चोरी आपका एंसिलरी सब्जेक्ट हो सकता है, एंसिलरी वर्ब एक्जुलरी वर्ब कहलाता था, तो एक्जुलरी वर्ब हो सकता, मेन वर्ब थोड़े हो जाएगा। आई एम ईटिंग, तो ईटिंग से ना पेट भरेगा कि एम से भरने वाला है। ही इज लाफिंग, तो लाफिंग क्रिया है ना, इज थोड़े क्रिया है। इस तरह से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्जुलरी वर्ब का मतलब। तो ये था, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा हुआ। दूसरी बात, जो अभी कांग्रेस जो अभी कर रही है वो उनका रूटीन वर्क है और वो जरूरी था। अभी जो उन्होंने कमेटी बनाई है, कहा यह जा रहा है कि राजद ने उनसे पूछ लिया है, खासकर लालू जी ने पूछ लिया है कि आप सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट दे दो। बात की बात आप मांग रहे हैं ना, 70 मांग रहे हैं, तो 70 पे तो कैंडिडेट होना चाहिए, विनिंग कैंडिडेट बता दो। तो अब इनका एक्सरसाइज देखिए, 39 लोगों की एक कमेटी बनी है। हालांकि इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि जिस अति पिछड़ा पैकेट को आप टारगेट कर रहे हैं वो अति पिछड़ा, क्योंकि आपको नीतीश जी से टकराना है, बीजेपी से टकराना है, तो वोट वहां काटेंगे ना, कि आप मुसलमान वोट के बल पे आप धौंस जताने की कोशिश करेंगे।
अब अपने सहयोगी साथियों पे, या यादव जो अपर ओबीसी है उसके बीच पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप वो करेंगे तो जो मैंने शुरू में कहा कि जो कॉमन इलेक्टोरल है उससे ना टकराएंगे आप। तो संकट वहां है ना। आप मजबूती क्या कर रहे हैं? मजबूती तो तब होगी जब छीन के ले आए बीजेपी के यहां से वोट, जो आप कर नहीं पाते हैं मध्य प्रदेश में, जो आप कर नहीं पाते हैं छत्तीसगढ़ में, जीतता हुआ राज्य आप दे देते हैं। तो ये है। तो यहाँ यदि 39, तो यही यहाँ भी करना होगा आपको, अति पिछड़ा पैकेट से वोट लाना होगा, तब मजबूती मिलेगी यहाँ। इसीलिए देखिए, सबसे कमजोर कड़ी जिसको कि अपनी ताकत बनानी थी, वो सबसे मजबूत कड़ी की तरह सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बाद इस देश में जो मीडिया है, जो नैरेटिव्स हैं, जो अपर कास्ट इंटेलिजेंसिया है, वो सब के सब ज्यादा पुश इधर ही करता है। आज यदि कांग्रेस अलग हो जाए तो आप देखिए क्या वक्तव्य आने लगेंगे। आप छोड़िए पारस जी को लेके, देखिए पॉलिटिक्स को इनके विश्लेषण भी अद्भुत होते हैं। पारस जी कल तक एनडीए की तरफ थे तो गालियां खा रहे थे, आज महागठबंधन की ओर आ गए तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे विश्लेषण नहीं कर सकते आप। और दो चीजें होती हैं, एक होता है कि संजीव टंडन एज ए संजीव टंडन इस देश में क्या चाहते हैं, दूसरा होता है कि जो समय को देख रहे संजीव टंडन, संजय ठाकुर या फिरोज मंसूरी, तो जो स्थितियां हैं उन स्थितियों का विश्लेषण, तो वो तो बताना पड़ेगा ना कि ये संघर्ष है इनके बीच में, और वो संघर्ष सामने दिख रहा है, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, जो नजर रख रहे हैं उन सबके सामने है, इनके प्रोग्राम में है। अदरवाइज इस सीटों का प्रसंग हो जाता, अदरवाइज चेहरे में भी कहीं कोई, तेजस्वी के चेहरे से कहीं कोई संकट नहीं तो ये नहीं करना पड़ता ना। अखिलेश जी को बुला करके गोपालगंज में अखिलेश जी कह रहे हैं सीएम चेहरा, ये करने की क्या जरूरत है? और अल्लाह बरूक कहते हैं कि जनता तय करेगी। ये दोनों में चीजें फर्क है। और पुराना कोई लालू जी का कौन तंत्र कर रहा है, बीजेपी को इससे क्या मतलब है? आज मैंने वीडियो देखा लालू जी का, विनय सर, तो मैं इसलिए मैं तो कभी कभी बात करते हुए गुस्से से भर जाता हूँ कि ये जो तंत्र है, जो ये होता है कि हमारे ऊपर तो मीडिया का फोकस ही नहीं। भाई 2009 से फोकस है। आप इस देश के युवराज के होकर लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं लड़ रहे हैं। अच्छी बात है कि आप मोदी जी की तुलना में बेहतर नेता है, ये एक अलग बात है, लेकिन आपका फोकस तो पूरा है। तो एक वीडियो देखा आज मैंने, वो कौन सा तंत्र सामने ला रहा है? वो पता है वीडियो क्या है? वो ये है कि लालू जी देवगौड़ा वगैरह के टाइम में, या पता नहीं किस टाइम में, 2004 के टाइम में, या कभी कोalition के टाइम में, लालू जी कह रहे हैं कि अरे जनता तय करेगी, बाद में जब वोट का आ जाएगा, तय हो जाएगा, तब पीएम चेहरा तय होगा। यानी वो क्यों लाया गया, वो क्यों घूम रहा है, वो क्यों वायरल कराया जा रहा है, तो कौन सा तंत्र? ये है मनोरमा। तो ये हो रहा है। लेकिन इस बीच में मैं बात, और जो सुबह होनी है उसको सीट वाइज भी हम लोग कर लेंगे। अभी का प्रसंग ये है कि एक अच्छी बात है कि राजद अपने को मजबूत कर रहा है, और एक अच्छी बात है कि ये लोग भी बैठ के जो काम पहले करना चाहिए था, अभी तो ये सीटों वाली कमेटी है, ये तय करेगी, 3-4 चेहरे भेजेगी, उनको दिल्ली भी भेजना है, यहाँ भी देना होगा, तो ये सब ये लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज। तो एक अच्छा एक्सरसाइज है। चेतावनी हमारी, हम जैसे लोगों की तरफ से, कि भाई अंतिम तक मत खींचिए। लड़ना आपको साथी है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई दिल्ली नहीं घटने जा रहा है, कोई कांग्रेस बाहर नहीं जा रही है, कोई तेजस्वी बाहर नहीं जा रहा है। तो जो भी है इतना मत बिगाड़ दो कि फिर संभालना मुश्किल हो जाए परसेप्शन के साथ। जी, सीमा जी के पास आते हैं। सीमा जी, अगर कृष्णा अल्लावरू बोल रहे हैं ये बात कि मतलब सीटों को लेकर के कि वो सीट हम नहीं लेंगे जो जिस पर कि मतलब महागठबंधन जीत नहीं सका, आरजेडी नहीं जीत सका है, या कोई और जो भी उनके दल है, तो वो सीटें, हम विनिंग सीट लेने की उनकी बात को कैसे गलत कहा जा सकता? आखिर हर एक बड़े उसका हिस्सा है, लेकिन सबकी अपनी राजनीति भी तो, अपना स्टेक भी तो है, और अपनी वो जमीन भी तो है। तो वो सीट मांग रहे हैं जहां पे वो जीते थे, या जहां पे जीत का मार्जिन बहुत कम था, 1500 से 5000 के बीच में था। तो ये बात को कैसे खारिज किया जा सकता है? अगर गठबंधन को चलाना है तो वहां भी तो ये बातें मायने रखती हैं। पहली बार जो मैं कहूंगी, पिछले 5 चुनाव में
40 सीटें दी गई थी कांग्रेस को उस समय। हालांकि बहुत कहा गया था कि ये 40 सीट कांग्रेस के लिए उस समय बहुत ज्यादा थी, पर वो लालू यादव के ही कहने पे उन्होंने बड़ी उदारता दिखा के दी थी। और उसके मुकाबले 20 सीट के मिले था सीपीआई-एमएल को, और परफॉर्म सीपीआई-एमएल ने बेहतर किया था कांग्रेस के बजाय। तो बात ये भी हुई थी कि एमएल को ज्यादा सीटें देनी चाहिए थी। तो एक तो पिछले परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। और जब राहुल गांधी इतना वोट अधिकार यात्रा इतना मजबूत कैंपेन चलाए, और जिसको इनकैश करना चाहते हैं, जो मोमेंटम मिला उसके बाद, जो गति आई पूरे चुनाव प्रचार में और एक मुद्दे बने, तो उसको इनकैश करने के लिए वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीट मांग रहे हैं इस बार 70 के आसपास, या जो भी लोग बोल रहे हैं। तो वही बात है कि जब इतना मोमेंटम तैयार किया, आप इतने ज्यादा आश्वस्त हैं, तो फिर आपको विनिंग सीट ही क्यों चाहिए? फिर तो वो जो सीट्स हैं, जो भी 27 सीट जो नहीं है विनिंग या कमजोर सीट है, तो आप आपस में बांट लीजिए। फिर उसमें पता चल जाएगा कि आरजेडी के वोटर्स को का फायदा मिल रहा है कांग्रेस को, या कांग्रेस अपने आप से वो सीट जीत पाने में बिहार में ये है। वो इलेक्शन के बाद वो पता चल जाएगा। तो यही है कि जब आप इतनी मजबूत स्थिति में अपने को गठबंधन में देख रहे हैं, फिर आपको हारी हुई सीट पे भी तो दांव लगाना चाहिए। मैं इसको इस तरीके से देखूंगी। और जिस तरह से सर्वमान्य नेता है तेजस्वी राजद सबसे बड़ी पार्टी है, रही है पिछले चुनाव में। कांग्रेस के पास वैसा कोई नेता नहीं है कि बिहार में स्पेशली कि बार या तो प्रियंका गांधी आके कैंपेन करें या राहुल गांधी। अगर कांग्रेस का कोई वैसा नेता हो जो इतने मतलब जनता के बीच जाके इतनी भीड़ खींच लाए या अपनी बात पहुंचा पाए, तो एक बात भी है कि चलो जिस तरह से भाजपा और जदयू करती है अपने अलायंस में कि आधी आधी सीट लेती है, ये एक या दो का सीट के अंतर से बीजेपी एक कम लेती है, जदयू एक ज्यादा, उस तरीके से। लेकिन गठबंधन में ये हालात नहीं है कांग्रेस और राजद के बीच। राजद अभी भी वोट बैंक है, बेस है, सीपीआई-एमएल के साथ उसका बेस है। कांग्रेस का पिछले चुनाव में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 5 साल में एकदम से एक यात्रा के बाद उतनी सीट खींच पाने में वो कामयाब हो, मुझे थोड़ा शक लगता है। और मुझे लगता है कि गठबंधन को फिलहाल जीतने पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, बजाय इसके कि आपस के खींचतान पे, कि एक राज्य तो आप किसी तरीके से आपस में तालमेल करके जीत सके, अपने पाले में ला सके, तो उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए बजाय कि अंदरूनी खींचतान के। और कांग्रेस को चूंकि बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी, तो उस तरीके से एक लिवरेज देना चाहिए राजद को भी कि थोड़ा उसका अपर हैंड होके वो सीटों का बंटवारा कर सके। मैं इसको इस तरीके से मेरा ये रहेगा, कहना चाहूंगी। घुसपैठिए की बात हुई थी, अभी मैंने एक कमेंट देखा कि दिल्ली के चुनाव में घुसपैठिए दिल्ली में थे। तो ये घुसपैठियों का लगता है एक समूह है जो जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पहुंच जाती है, फिर मोदी जी जाते हैं उनको भगाने के लिए भाषण देने। तो घुसपैठियों का मुद्दा ऐसे जिंदा रखा जाता है। मनोरमा जी, जी। अच्छा, एक और खबर आ रही है, पता नहीं मैं उसको कैसे फिरोज जी आपके पास आते हैं। ये मुकेश सैनी वीआईपी पार्टी जो है वो 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, और उसके साथ साथ वो महागठबंधन की उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ उसकी ही सरकार बनेगी। तो ये क्या है? महागठबंधन का हिस्सा होकर के 243 सीट पर उनके लड़ने की इस घोषणा को कैसे देखा जाए, जब हम कांग्रेस की और इन सब की बात कर रहे हैं, उनके 27 विनिंग सीट को लेकर के, तो एक गठबंधन का ही एक जो दल है उसके नेता इस तरह से कह रहे हैं, तो ये क्या है? एक और बात ऐड करूंगी मनोरमा, जो अदानी को 1 रुपए में जमीन देने की बात हुई है, तो हाँ, ये जो भी इस यात्रा में कम से कम वोट अधिकार के साथ इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाना चाहिए, करप्शन का मुद्दा। जो भी फ्यूल कर रही है पैसे मनी अदानी इस इलेक्शन में, और 1 रुपए में उनको कर रहा है, तो करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के इस कैंपेन में, इस यात्रा में इसको भी लेके आगे बढ़ा जा सकता है, सिर्फ जी, वोट अधिकार के साथ साथ। जी, जी। तो और मुद्दे उन्होंने कहा है कि कर रहे हैं, और ये सर्वे वर्वे जो आ रहा है उसमें एक तो रुझान भी दिखा रहा है, तो तेजस्वी यादव को एक वो इंडिकेशन भी मिल रहा है कि 18 से लेकर के 30 साल के युवा का जो है अधिकतम प्रतिशत तेजस्वी यादव या आरजेडी के साथ अपना रुझान दिखा रहा है।
हाँ फिरोज जी, देखिए मनोरमा, जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही है। जो डेटा और सर्वे आया है वो तो सब सामने है ही, लेकिन एक चीज मैं सिर्फ जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो यात्राएं हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव का यात्रा हो या फिर एनडीए की तरफ से हो, एनडीए की तरफ से देखिएगा, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहा है, तो आप इसको भी थोड़ा सा कोरिलेट करके चलिएगा। और तेजस्वी यादव जी भी जो यात्रा कर रहे हैं, तो सिर्फ वो मुद्दे बनाने के लिए यात्रा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों जो है वो उस कैंडिडेट को भी तलाश करने के लिए निकले हुए हैं। आप देखिएगा कि जब आप इसकी रैली होती है, आप मंच पर जाके इसको देखिए, तो मंच से नीचे जो देखिएगा वो तमाम लोगों को टास्क दिया गया है। 20-20 कैंडिडेट एक एक विधानसभा के लिए दावेदार हो गए हैं, उनके ही अपने पार्टी के, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो एनडीए हो। मैं क्लियर कर रहा हूं, जिस भी मंच पर आप देखिएगा तो 20-20 कैंडिडेट एक विधानसभा के लिए दावेदार हैं। तो मुझे लगता है कि नेतृत्व को, उनको, तेजस्वी जी को लगता है कि एक बार थोड़ा सा पावर देख लिया जाए कि जमीन पर है कितना। ये जो पटना में आके बायोडाटा लेके ये लोग पहुंच गए हैं और कहते हैं कि मेरा सीट तो कंफर्म है, मैं तो पटकनी दे दूंगा एनडीए को, तो वो तेजस्वी जी ये भी देखने के लिए निकल गए हैं टॉर्च लेके। ये नया मैं जोड़ रहा हूं, आप बेहतर समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसको जोड़ रहा हूं। मैंने देखा अभी एनडीए की बैठक थी मधेपुरा में, तो एनडीए वालों ने, मैंने देखा कि एनडीए के ही जो विधायक बनने के दावेदारी है, प्रत्याशी हैं, वो 20-20 थे और सबने अपना अपना बैनर तख्ती लगा दिया था। अब वहां पर इस बात का चल रहा था कि मंच पर कौन बोल रहे थे इसको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ था कि देखिए हम सबसे ज्यादा आदमी लेके आए हैं। तो ये जो मसल्स पावर है, ये जो पावर है, ये जो मनी पावर है, कोई रिक्शा से, कोई ठेला से, कोई टेम्पू से, पूरा भर भर करके लाला के महिलाओं को लाके वहां पर जाके बैठा रहे थे और आगे में तख्ती रखे हुए थे कि मैं भावी प्रत्याशी। तो ये जो भावी प्रत्याशी लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र संख्या जोड़ के, तो ये पूरे बिहार में चल रहा है। ये समस्या नेतृत्व को था, एनडीए को भी नेतृत्व को था कि थोड़ा सा पता तो लगाओ जी, ये बहुत हवा पानी दे रहा है, थोड़ा सा देखो तो इसका जमीन पर कितना कितना है भी किसी हवा दे रहा है पटना में आके। तो अब वो क्या किया ना, उसका मसल्स पावर देखना, उसको पावर देखने लगा पब्लिक का। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट आ गए हैं जो 10-10 हजार, 5-5 हजार आदमी को उठा उठा के बस पे लेके वहां पहुंच गया। और जो वहां का मूल कैंडिडेट है, अब वो उसका दम फूल रहा है कि भाई हम कहाँ हैं, तो हम तो भाई पटना में लॉबी अच्छा करके आए थे। तो तेजस्वी यादव भी अपना अभी चेक लिस्ट में है, वो भी चेक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग कहां पर कैसा है, और एनडीए भी कर रहा है। इसलिए इसको जोड़ दीजिएगा, सिर्फ मुद्दा नहीं है और सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं है, ये एक्सरसाइज कैंडिडेट सिलेक्शन का भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शामिल है सारे लोगों से मिलने, मतलब जनता का से ही जनसंवाद ही नहीं है, बाकी और संवाद भी है। वो मेन संवाद है कि एक्चुअली में मैदान में टिकेगा कौन। चूंकि देखिए कई ऐसे कैंडिडेट हैं जबरदस्त तरीके से हार गए, अच्छा खासा कोई 1500 से हार गए, तो वहां दिक्कत नहीं है, तेजस्वी जी को वहां संदेह नहीं है, उनको पता है कि 1500 से हम क्यों हार गए। लेकिन जहां पर लगातार हार रहे हैं, 4-4 बार हार रहे हैं, चाहे एनडीए का ही कैंडिडेट है 4 बार से हार रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में क्या है कि दादा वाला जो गठरी है ना, दादा जो काम करके गए हैं, तो वो पूरे देश में फैला हुआ मामला है। अब दादा वाला जो गठरी है उनको लेके जो है, उनको है दिमाग में है कि नहीं मेरा तो कैंडिडेट तय है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, नया युवा जनरेशन का आदमी ऐसा ऐसा उभर गया है उसी क्षेत्र में, वो एक ही बार में पूरा गांव का कैंपेन कर रहा है, लग रहा है कि चुनाव हो रहा है। मतलब अभी जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है या फिर जो तेजस्वी जी यात्रा कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट गांव गांव से कैंपेन करवा रहा है। मतलब इस तरह का माहौल बना दिया गया है। चुनाव हो रहे हैं बिहार में प्रत्याशी का सिलेक्शन के साथ साथ एक तरह से प्रचार भी चल रहा है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, एक आदमी को है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और जब ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो थोड़ा सा पता नहीं अंदर से ये भी आ रहा है, डर भी आ रहा है कि पता नहीं 1.5 महीना के लिए बनाना है कि 2 महीना के लिए बनाना है कि 6 महीना के लिए बनाना है। तो ये सब भी अंदर से चल रहा है। और इसमें विपक्ष जो है, मुझे लगता है, अब तो मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि विपक्ष बाजी मारा है। बाजी क्या मारा है कि संदेह पैदा कर दिया है एक राज्य के उस मुखिया के प्रति जिसके बारे में तय था कि ये आदमी बिल्कुल बिहार को सही लेके चलेंगे। लेकिन अब संदेह हो रहा है कि डेली एक योजना आ रहा है, डेली बताया जा रहा है, मतलब क्या कहते हैं, माने पॉकेट में दमड़ी नहीं है, खर्चा के लिए जो है पूरा बिरयानी पुलाव के पूरा जो है डेटा दे दिया। तो अब ये संदेह पैदा हो रहा है और इसको लेके
विपक्ष बाजी मार रहा है, लेकिन तब जबकि कांग्रेस की तब जबकि और हाँ 8,000 से कांग्रेस ज्यादा संविदा जो कर्मी है वो उन पर लाठीचार्ज हो रहा, उनकी नौकरी को जो है वो आप नहीं, और बिहार में जो शिक्षक है नहीं, उस पे एड्रेस नहीं कर रहे हैं। उसके दिमाग में क्या है ना कि अगर बहुत फायदा होगा तो कितना होगा, 2,000 का फायदा होगा, लेकिन अगर 10,000 देंगे तो हर परिवार में 10,000 देंगे। पूरा फॉर्म लेके पूरा बिहार 10,000 के चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है, और आप पूछा जा रहा है कि जी एक जी सवाल, हाँ एक सवाल रह रहा है तो कुछ समय कम है। संजीव जी, ये मुकेश सहनी वाला जो है, जो वीआईपी पार्टी का 243 सीट पर जो उम्मीदवार खड़ा करने की बात है, और साथ में महागठबंधन के लिए बैटिंग भी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसको कैसे समझे? छोटी सी टिप्पणी करिए, उसका विनय से हम कुछ टिप्पणियां ले लेंगे जो आउटसाइड पैनलिस्ट की है। संजीव जी एक मिनट, मनोरमा 1 मिनट सिर्फ मुकेश सहनी पर बोल देते हैं। मुकेश सहनी के बारे में अभी परेशान किए हुए थे, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। डिप्टी सीएम की बात आई तो लोगों ने कहा कि 2% 3 वाले को डिप्टी सीएम बनना है, और 18% में जो मुसलमान है, और खास करके 85% जो पसमानदा मुसलमान है, उसको विधायक भी नहीं बनना है। तो एक तो मुसलमानों का ये दबाव सवाल चला गया तेजस्वी यादव पर। दूसरा एक बात बहुत ही तेजी से ये बात आ गई कि मुकेश सहनी जो दावा करते हैं कि हम निषाद जाति से हैं, सहनी जाति से हैं, तो वहां 12 उपजाति है, और मुकेश सहनी की जो जाति है वो बनपर है। बनपर की आबादी 20,865 है जाति गणना के आधार पर। अभी वो बनपर जाति से है। एक 20,000 का आबादी का आदमी डिप्टी सीएम की बात कर रहा है। अब ये इस बात को लेकर तेजस्वी यादव ने इसलिए कहा कि मैं 243 पर लड़ने जा रहा हूं, ताकि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली से भी कांटेक्ट में है, वो उसको ये भी दिमाग में है कि नहीं होगा तो हम भाग के चले जाएंगे अमित शाह जी के पास। तो ये बात तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, और ये भी बिहार की जनता को पता चल रहा है कि सहनी की जो उपजाति है बनपर, वो है, वो सहनी नहीं है, निषाद नहीं है, उनकी उपजाति बनपर है, मधुबनी का है, जिसकी आबादी मात्र 20,000 है। जी ठीक है, तो संजीव जी कुछ कहना चाहें अगर इस पर? नहीं, चूंकि समय भी हो गया, वापस संजीव जी के पास। हाँ। विनय जी को चूंकि ये सवाल का जवाब देना है, एक आध बीच में हम लोग भी दे लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि अब देखिए डिमिनिश कर दिया है एकदम मंसूरी साहब ने कि 20,000 का नेता है, तो ये है वो नहीं, उनके वो बताते हैं, वो उनके लोग बताते हैं, हम नहीं बोल रहे, उनके लोग बताते हैं, उनके निषाद और सहनी बताते हैं। हालांकि वो खुद को जोड़ के 14% तक ले जाते हैं। लेकिन एक जो बात है ना कि हम लोग जैसे विश्लेषण में सूचनाएं जो आती हैं, देखिए क्या होता है। चिराग पासवान ने कहा कि 243 सीटों पर मैं लड़ूंगा। सहनी ने कहा कि यदि कहा, मैं खोज रहा था दिख नहीं रहा था, लेकिन कहा है तो 243 सीटों पर मैं लड़ूंगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 243 सीटों पर मैं लड़ूंगा। तो ये कैसे माने कि वो भी चिराग पासवान का नकल करके वो बोले हैं 243 सीट, मतलब कि हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मैं नकल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जितने भी बोला जाता है, वो ये नेता ये कह रहा है कि मुझे ही देखकर वोट दो। तेजस्वी 243 सीटों पर लड़ रहा है, चिराग पासवान 200, लेकिन उसकी व्याख्या लोग लेकर चलते हैं कि इस इशारे में अलग होने की बात कह दी है। क्या राजद और कांग्रेस के बीच में इतनी दूरी बन गई है कि तेजस्वी ये कहने लगे कि हम तो अलग होने जा रहे हैं? चलिए, इसी तरीके से मुकेश सहनी भी कहीं अलग होने का कुछ बात नहीं कर रहे। ताकत बनाने का अर्थ है कि टेबल पे जब बैठना है, फिरोज मंसूरी जी ने तो दिखा दिया कितने कितने दरवाजे ओपन है। तो ये है कुल मिलाकर, वो सारा दिखा दिया उन्होंने। जी ठीक है, चलिए कुछ आउटसाइड पैनलिस्ट की टिप्पणी, विनय कंक्लूडिंग टिप्पणी, वो जेडीयू के बाद क्या खत्म कर देगी भाजपा, एलआर भारती जी पूछ रहे हैं। और क्या मतलब इस तरह की जो राजनीति है भाजपा की, और जिसमें नीतीश कुमार बार बार अपने टेक से अलग हटकर राजनीति कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हैं। वो अपने डिफेंस में आया है, कितना काम करेगा, भाजपा को काउंटर कितना करेगा एनडीए में रहते हुए नीतीश की जो बची हुई राजनीति अब जो है उसके लिए। हमारे यहाँ विनय जी एक सूचना दे देता हूँ, हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिशियन आए थे, कुर्मी थे, अभी तुरंत गए, और वो परसा के रहने वाले हैं, और वो कह रहे हमारी राजनीति में कोई रुचि नहीं, हमें वोट देते हैं ना, तो हाँ वोट देते, किसको देते हैं? तो नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार पसंद है। तो हम बोले जाति क्या है आपकी? तो बोले, उन्होंने कहा कि कुर्मी है। तो मैंने कहा कि तो ना तबीयत वगैरह नीतीश जी खराब है, क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा आ रहा है ना। तो मैंने कहा कि बेटा तो मना कर रहे हैं नीतीश जी। तो उन्होंने कहा कि सब बात कही थोड़े जाती है, ऐसे जनता रिसीव करती है विनय साहब।
यानी नीतीश जी नहीं भी कहेंगे बेटा तो चल चला, तो कुर्मियों को कम से कम मैसेज है कि सत्ता कहीं गड़बड़ नहीं होने वाली, ऐसे मैसेज दिया जाता है। इसीलिए आप जो पहले कह रहे थे कि नेता जो बोलते हैं वो जरूरी नहीं होता कि उसका मूल्य मैंने अर्थवान ही हो, असर होना भी उसका मायने रखता है। जी विनय साहब। चलिए, तो हो सकता है कि संजीव जी चुनाव आप जीते नीतीश कुमार, हाँ विनय, चुनाव जीते नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बन जाए नीतीश कुमार के बेटे। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, जिस तरह से संजीव जी ने बताई। हाँ मनोरमा, बीजेपी अगर जेडीयू को खत्म कर सकती तो जरूर खत्म कर देती, अपनी तरफ से तो कोई कोर कसर तो छोड़ ही नहीं रही है। और नीतीश जी के पास में राजनीति बची हुई है, तभी तो कोशिश तो वही है नहीं, लेकिन अब जो आप नीतीश कुमार की राजनीति को, क्या वो मतलब अपने डिफेंस में जो तमाम चीजें कर रहे हैं वो वर्कआउट करेगी उनके लिए? क्या वो बचा पाएंगे जो खत्म करने पर आमादा है भाजपा जेडीयू को पूरी तरह से? वर्कआउट जरूर करेगी, क्योंकि ये जो उनकी योजनाएं जो है उसका नतीजा आएगा। देखिए, सिर्फ जो चीजें जो है वो उससे माहौल से तय नहीं होती है। अभी भी जदयू के पास में कैडर तो है, ठीक है ना, और गवर्नेंस वाला और डिलीवरी वाला प्लान जो है एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नीतीश कुमार के पास अभी है। भाजपा अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रही है, तो पर बिहार में जो पोलराइजेशन का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। और वक्फ वाले फैसले के बाद उसका फायदा थोड़ा जो है नीतीश कुमार को जरूर होगा। और संजीव जी जो कह रहे थे उसका वही है कि देखिए, नेता के बयान देने के बाद उसका वही अर्थ जनता नहीं निकालती है जो नेता चाहता है। जनता अपने हिसाब से उसका ये करती है। स्वतंत्रता आंदोलन में आसाम में चाय बागान में लोगों ने अंग्रेजों को मार पीट करके भगा दिया, हिंसा थी, लेकिन कहा क्या गया कि गांधी बाबा का राज आ गया, गांधी जी का राज है। तो इस तरह की जो है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने संजीव जी ने कहा ना कि चीजें अपने हिसाब से लोग इंटरप्रेट करते हैं, और वो अलग ढंग से कम्युनिकेशन चैनल, मैसेज किस ढंग से जाता है, किस ढंग से रिसीव होता है, तो एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है उस मैसेज को इंटरप्रेट करने। जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश जी अभी खत्म नहीं होंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 20 सितंबर को जब खत्म होती है तब अपना कितना असर छोड़ती है, और तेजस्वी यादव जिस उद्देश्य से, जिस रणनीति के साथ इस यात्रा को उन्होंने शुरू किया है, उसका मकसद कितना वो हासिल होता है। और इस बीच में सीटों को लेकर के अगर घमासान की बात की जा रही है या जो भी एक असहजता की बात महागठबंधन में की जा रही है, तो उसकी तुलना में एनडीए के भी कम जो है वो, उनके अंदर भी लड़ाइयां कम नहीं है उसको एड्रेस करना। तो ये एक चुनावी उसका हिस्सा भी होता है, और ये सब होकर के ही अंततः जो है एक सहमति का फॉर्मूला बन पाता है और उस पर ये होता है। तो ये आगे चीजें जो है डेवलप होंगी, अनफोल्ड होंगी, और हम उस पर बात करते रहेंगे, हमारी नजर भी होगी इस पर। तब तक के लिए आप सब श्रीकाल देखते रहे। नमस्कार, हम कल फिर मिलेंगे किसी और महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक